हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 40 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 40वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 40वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 40वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। जब भी आपको सीरीज के अंदर संख्या और लेटर दोनों दिए जाएं तो इस टाइप के सीरीज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संख्या वाले सीरीज को सोल्व करना है और संख्या वाले सीरीज को सोल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, लेटर सीरीज को सोल्व करना है। कैसे, तो देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 3 के बाद में दिया गया है 7, तो 3 से 7 कैसे बनेगा। ध्यान से देखिए, यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें तो 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है, तो 7 से बन रहा है 11। 7 से 11 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें तो 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है, 15, तो 11 से 15 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 11 के अंदर भी क्या कर दें, +4 कर दें तो 11 और 4 मिलकर बन जाएगा 15। अब इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि 15 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर सभी के अंदर क्या हुआ है, +4, तो 15 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम 15 के अंदर भी क्या कर देंगे, +4 कर देंगे, तो 15 और 4 मिलकर बन जाएगा 19। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 19। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लेटर सीरीज को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है W से बन रहा है V, तो W से V कैसे बनेगा, तो मेरे भाई W से जस्ट पहले आता है V। फिर देखिए V से क्या बन रहा है U, तो V से U कैसे बनेगा, तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर V से जस्ट पहले आता है U। फिर देखिए U से क्या बन रहा है T, तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर U से जस्ट पहले आता है T। अब इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि T से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो सभी में क्या किया गया है, पहले वाला लेटर लिखा गया है। यानी कि देखिए W से पहले आता है जस्ट V से जस्ट पहले आता है U से जस्ट पहले आता है T, तो मेरे भाई T से जस्ट पहले कौन सा लेटर आता है, तो T से जस्ट पहले लेटर आता है S। तो यहां पर हम लेटर भरेंगे S, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 19S। अब हमें देखना है कि 19S किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 19S हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके
रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और यदि आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि कवि का संबंध कविता के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए कवि का संबंध कविता के साथ में कैसे है, तो कवि के द्वारा क्या किया जाता है, कविता लिखी जाती है। अब उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है कि मोची के द्वारा क्या किया जाता है। तो जिस प्रकार से कवि का काम होता है कविता लिखना, उसी प्रकार से मोची का काम होता है जूते बनाने का। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा जूते। अब हमें देखना है कि जूते शब्द किसी ऑप्शन में है, तो आंसर जूते शब्द में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा एग्जाम में तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर इस टाइप के यानी कि एनालॉजी टॉपिक से लगभग 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाए एग्जाम में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 से यहाँ पर 729 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 9 से यहाँ पर 729 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 11 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, जब भी आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो आपको क्या करना है, या तो उस छोटी संख्या का स्क्वायर करके देखना है या फिर मेरे भाई उस छोटी संख्या का आपको क्या करना है, क्यूब करके देखना है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले 9 क्या है, छोटी संख्या, और 729 क्या है, बड़ी संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करके देखेंगे, 9 का करके देखेंगे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 729 है तो यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करके देखेंगे, क्यूब करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 का करेंगे क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का क्यूब होता है 700
729 और ध्यान से देखिए 729 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है, यानी कि 9 से 729 बनाया गया है। कैसे? तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर करके लिखा गया है 729। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे 11 के अंदर और 11 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या 11 का स्क्वायर करेंगे? तो नहीं सर, हम 11 का यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 का क्यूब करेंगे। तो मेरे भाई 11 का क्यूब कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए 11 का क्यूब होता है 1331, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 1331। अब हमें देखना है कि 1331 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 1331 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको लगभग 1 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर याद होंगे। और जिनको भी याद नहीं है तो 1 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब आप जरूर याद करना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है और 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर छोड़ के आए थे। क्यों? क्योंकि उनको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं थे। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई आपके सामने जितने भी संख्याएं दी गई हैं ये सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या की स्क्वायर या क्यूब हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहां पर संख्या दी गई है 343 है। 343 क्या है? तो मेरे भाई 343 है 7 का क्यूब। ठीक है, 343 के बाद में दिया गया है 1331 है। 1331 क्या है? तो मेरे भाई 1331 है 11 का क्यूब। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे दिया गया है 729 है। 729 क्या है? तो मेरे भाई 729 है 9 का क्यूब। अब यहां पर इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर है 7, 7 के बाद में है 11, 7 से 11 बनेगा कैसे? तो यदि हम 7 के अंदर क्या कर दे +4 कर दे तो 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11। उसी प्रकार से यहां पर दिया गया है 9 और 9 से अगली संख्या का यानी कि हमें क्या करना है क्यूब। तो 9 से अगली संख्या कौन सी है जिसका हम क्यूब करें? तो यहां पर +4 किया गया है तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे 9 के अंदर है +4 कर देंगे तो 9 और 4 मिलकर बन जाएगा 13। अब यहां पर सभी का क्यूब किया गया है तो 13 का भी हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। 13 का क्यूब कितना होता है? तो मेरे भाई 13 का क्यूब होता है 2197, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 2197। अब हमें देखना है कि संख्या 2197 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर संख्या 2197 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो हमारे द्वारा मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया गया है वो इसी टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में तैयार किया गया है और सभी क्वेश्चन आपको उस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके उस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले आप अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक रेलगाड़ी 600 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं। फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न के अंदर आपको ये पता करना है कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले आपसे पूछी गई है चाल, तो चाल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए चाल का सूत्र होता है क्या, चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। हमें क्या निकालनी है, रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की दूरी कितनी दी गई है, तो दूरी दी गई है 600 मीटर। यहाँ पर देखिए 600 मीटर दूरी तय करती है, तो दूरी के स्थान पर हम लिखेंगे 600। ठीक है, मीटर में दी गई है तो यहाँ पर हम लिखेंगे m यानी कि मीटर है। ठीक है, बटा में क्या है, समय। समय कितना दिया गया है, 20 सेकंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 सेकंड। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 20 से कम 20 और ये कट जाएगा 20 तिये 600। ठीक है मेरे भाई, यानी कि यहाँ पर चाल बराबर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल होगी 30 मीटर पर सेकंड। अब हमें देखना है कि 30 मीटर प्रति सेकंड किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 30 मीटर पर सेकंड हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से नीले शैवाल को किस नाम से जाना जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, और इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो जल्दी से बताइए नीले शैवाल को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नीले शैवाल को जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया के नाम से। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस समाज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज की, ऑप्शन बी है आर्य समाज की, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज की, और ऑप्शन डी है सत्य शोधक समाज की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1875 में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो मेरे भाई याद रखना आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है। ऑप्शन ए मणिपुरी नृत्य से, ऑप्शन बी है सत्रिया नृत्य से, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम नृत्य से,
और ऑप्शन डी है ओडिसी नृत्य से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुरु विपिन सिंह का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य, ऑप्शन बी है बैरम खान तथा हेमू के मध्य, ऑप्शन सी है बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य, और ऑप्शन डी है मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार क्या होता है एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो मेरे भाई याद रखना चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1528 में। किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो मेरे भाई ये युद्ध लड़ा गया था बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वी सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन ए ओडिसी नृत्य से, ऑप्शन बी है मणिपुरी नृत्य से, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी नृत्य से, और ऑप्शन डी है भरतनाट्यम नृत्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वी सत्यनारायण शर्मा का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से रण उत्सव का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए असम राज्य से, ऑप्शन बी है केरल राज्य से, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य से, और ऑप्शन डी है गुजरात राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि रण उत्सव का संबंध है गुजरात राज्य से। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म के कारण है, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल के कारण है, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन के कारण है, और ऑप्शन डी है लाइकोपीन के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पौधों में हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
नागरिकता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एशियन फुटबॉल वुमेन कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि एशियन फुटबॉल वुमेन कप 2022 का आयोजन हुआ था भारत में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, और ये प्रश्न मैं आपको काफी बार करवा भी चुका हूँ। आप सभी को बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी है लाइसोजाइम, ऑप्शन सी है जठरलाइपेज, और ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत करता है जठरलाइपेज। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से शरीर में यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए श्वसन का, ऑप्शन बी है उत्सर्जन का, ऑप्शन सी है परिसंचरण का, और ऑप्शन डी है पाचन का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि शरीर में यकृत का मुख्य कार्य होता है पाचन का। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य के शरीर में सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मनुष्य के शरीर में सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है थायराइड ग्रंथि। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374 यानी कि 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर कंप्यूटर से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन सा है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त या प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है HTTP। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मेरे भाई याद रखना HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 16 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।